हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो मैं हूं प्रेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास क्या होता है, उसकी अर्थ तथा परिभाषाएं क्या है, इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और इतिहास को कितने भागों या फिर कालखंडों में विभाजित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इतिहास इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो देखिए, इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से था। मतलब अतीत में कोई घटना घटित हुई और लोगों ने उसको मान लिया कि ऐसा निश्चित रूप से था। और क्यों मान लिया? क्योंकि उसके सबूत हैं और वो घटना घटित हुई थी, इसलिए हम उसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से था, मतलब ये घटना हुई थी। इतिहास को अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा हिस्टोरिया से लिया गया। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री बोलते हैं, जो कि ग्रीक भाषा से हिस्टोरिया शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है घटनाओं का वर्णन। जिसका हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होता है घटनाओं का वर्णन, मतलब इसमें घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। ठीक है। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला इति और दूसरा हास, जिसमें इति का अर्थ होता है बीती हुई तथा हास्य शब्द का अर्थ होता है घटित हुई कहानी। मतलब इति का अर्थ हुआ बीती, मतलब कोई भी घटना हो जो बीत चुकी हो, ठीक है, उस इति का अर्थ हुआ बीती हुई। और दूसरा हास्य शब्द मतलब घटित हुई कहानी, मतलब कोई घटना घटित हुई वो एक कहानी के रूप में मानी जाती है। अब हम समझते हैं कि इतिहास को हम इतिहास क्यों कहेंगे। मतलब कोई भी घटना हो गई और अतीत की घटना, तो उसे क्या हम इतिहास कह देंगे? नहीं ना, उसके लिए और भी तो कारक जरूरी होने चाहिए कि इसको हम इतिहास कह सकें। तो अभी हम उन्हीं कारकों को पढ़ने वाले। तो हम देखते हैं इतिहास को इतिहास कहे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है अतीत की घटनाएं। अब इतिहास को सबसे पहले इतिहास कहने के लिए वो घटना होनी चाहिए जो अतीत की हो, मतलब कोई भी घटना होगी जो अतीत की होगी वो इतिहास कहे जाने में सहायक है। और दूसरा है महत्वपूर्ण घटनाएं। ये नहीं कि अतीत में कोई भी घटना घटित हो गई तो मैं इतिहास हो गई। अब कल आपके साथ कुछ हो गया या फिर आपने कुछ किया, वो अतीत की घटना तो है, पर क्या उसका इतिहास कह देंगे? नहीं ना। क्यों? अब वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ आपके लिए महत्वपूर्ण, सबके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए और बड़े लेवल पर। और तीसरा है प्रामाणिक घटनाएं। अब को किसी भी चीज़ को हम इतिहास कहेंगे तो कुछ भी थोड़ी बोल देंगे कि इतिहास है, और उसके लिए कोई सबूत तो होना चाहिए ना कि ये घटना तो चलो हमने मान ली कि घटित है, लेकिन आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो आप कहाँ से कह दो कि वो इतिहास है। तो तीसरा और महत्वपूर्ण कारक है प्रामाणिक घटना, जिसकी सबूत होने चाहिए कि इस घटना को हम सच मान। तो इतिहास ये है इतिहास के तीन महत्वपूर्ण कारक जिसको हम इतिहास कह सकते हैं। अब हम समझते हैं इतिहास की परिभाषा। इतिहास से अभिप्राय अतीत में घटित, मतलब बीती हुई बातें और महत्वपूर्ण घटनाएं के प्रामाणिक एवं सबूत एवं क्रमबद्ध अध्ययन से है, जिसे इतिहास कहा जाए। मतलब इतिहास में घटित कोई भी घटना हुई, ठीक है, महत्वपूर्ण है, और तीसरा प्रामाणिक है, जिसके सबूत होने चाहिए। ऐसी कोई भी घटना होगी तो हम उसे इतिहास कहेंगे। और जिसका क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए, मतलब सीरियल वाइज अध्ययन होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आपने कुछ ही बता दिया फिर कुछ ही बता दिया, ऐसा नहीं, वो सीरियल वाइज होना चाहिए, इसे हम इतिहास कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के दो जनक, एक भारतीय इतिहास के जनक हैं और एक विश्व इतिहास के जनक हैं। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं विश्व इतिहास के जनक के बारे में। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ये पहले इतिहासकार थे जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया था। मतलब इन्होंने जो भी घटनाएं घटित हुई थी अतीत में, उनको एक व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन किया और उसको अपनी किताबों में दर्ज किया। हेरोडोटस को विश्व इतिहास का पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी विश्व इतिहास का पिता। और हम इनको पिता के बदला जनक भी कह सकते कि इतिहास का जनक कौन था, तो हम बता देंगे विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस को बोलते हैं। और ये वे पहले व्यक्ति जिन्होंने हिस्ट्री शब्द का आविष्कार किया था और उसकी परिभाषा दुनिया को बताई थी। हेरोडोटस मूल रूप से यूनान से रहने वाले थे। हेरोडोटस मूल रूप से यूनान से रहने वाले थे
अब पूछेगा कि उनका कार्य क्या था, मतलब वो थे क्या, तो आप लोग बताएंगे कि वो एक महान इतिहासकार तथा एक भूगोल वेता थे। ठीक है, और इनका एक और नाम है जिन्हें संस्कृत में हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। अब भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो अब पढ़ते हैं। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। ये वह पहले राजदूत, विदेशी राजदूत थे। ठीक है, इन्होंने इंडिका नाम से एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने घटनाओं के बारे में अपना वर्णन दर्ज किया है, और इन्हें भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इतिहास को कितने भागों या फिर कालखंडों में विभाजित किया गया है, तो चलिए इसे समझते हैं। इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल में भी उनके भाग हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, और चौथा है ताम्र पाषाण काल। अब इसी तरह आद्य ऐतिहासिक काल में भी तीन चीज़ें, पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा कांसा या फिर कांस्य युग, और तीसरा हड़प्पा के बारे में। और आद्य ऐतिहासिक काल में है प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व काल। ठीक है, तो चलिए इसको और थोड़ी डीपली से समझते हैं। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। मतलब इस काल में ऐसा कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला जिसे हम पढ़ सके, या फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिस पर कुछ लिखा हो। तो फिर हम सोचेंगे इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखिए, तो इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य वो होते हैं जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, पत्थर हो गए, इमारतें हो गई आदि, ये सब पुरातात्विक साक्ष्यों में आता है। तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और गुफाओं की कला आदि। और गुफाओं में जैसे चित्रकारी आपने देखा होगा कई पिक्चरों में कि गुफाओं में चित्रकारी आदि कर दी जाती है, उन सब से हमें उस काल के बारे में जानकारी मिली है। अब इस काल में अधिकतर पत्थर के औजार होने के कारण इसे पाषाण युग भी कहा गया है। अब इस काल में सबसे ज़्यादा पत्थर का उपयोग हुआ है, इसलिए इसे पाषाण युग भी कहा जाता है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, अब देखिए, पाषाण युग को भी 4 युगों में बांटा गया है। पाषाण युग को भी 4 युगों में बांटा गया, जिसे हम इस प्रकार समझते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब हुआ पुराना, और पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, तो ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, मतलब सबसे शुरुआती काल, जिसे पूरा पाषाण काल को ही माना जाता है। इस समय जो मानव था, मानव का कोई नाम नहीं था। ठीक है, तो उसे उस टाइम आदि मानव ही कहा जाता है। इस समय का मानव खाना बदोश यानी खाद्य संग्रह करता था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। मतलब इस समय तक मनुष्य को फसलों के बारे में ज्ञात नहीं था। ठीक है, भोजन कैसे बनाते थे, कैसे उगाते थे, इन सब के बारे में पता नहीं। तो मनुष्य अपना पेट जानवरों को मार कर या फिर उनको खा कर ही अपना पेट भरता था। और इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज, और सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो इस काल की है, वह है मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज। मतलब मानव ने आग की खोज कर ली थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, यानी बीच का, मध्य मतलब बीच में, पाषाण मतलब पत्थर। तो देखिए, ये पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय तक मानव ने ना हथियार बनाना सीख लिए थे, पर वो बहुत ही छोटे आकार के थे। और इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंतर्दृष्टि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था। और इस समय जो मानव ने सबसे प्रमुख चीज़ सीखी थी वो अंतिम संस्कार की विधि थी, कि मतलब लोगों को मृत्यु के बाद उनका कार्यक्रम कैसे किया जाता था। ठीक है, तीसरा है नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। मतलब इस काल तक मानव अब घुमंतु नहीं रहता था, इधर उधर नहीं भागता, वो एक जगह टिक कर रहने लगा था, अपने घर बनाने लग गए थे। साथ ही साथ मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया,
और मानव ने कृषि करना सीख लिया, फसल उगाना सीख लिया, साथ ही साथ वह पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया था। पहिया तथा मन का घड़ा की खोज भी इसी काल में। जो पहिया और मन का यानी घड़ा की जो खोज हुई थी वो इसी काल में हुई थी। अब है ताम्रपाषाण काल। ये पाषाण काल का अंतिम समय था। ये पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज। ये जो तांबे की खोज है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, तो इसे आप याद रखना। जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। तांबे की खोज के कारण एक व्यापक रूप से महत्वपूर्ण घटना थी और ये औद्योगिकरण का एक प्रमुख कारण बनी थी। और इस औद्योगिकरण का रूप विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। अब सिंधु सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता से है। पाषाण युग के महत्वपूर्ण खोज और विशेषताएं। मानव ने खेती 4000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं कीर्तर पहाड़ियों के बीच की थी। अब महत्वपूर्ण खोजें हुई थी, ठीक है। उसमें विशेषताएं, मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियों के बीच की थी। और जो पहली कृषि थी वो गेहूं की कृषि थी। ये आपके जीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे अच्छे से समझिए। जो पहली कृषि हुई थी वो गेहूं की गई थी। और एक ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव द्वारा पहला पालतू जानवर किसे बनाया गया था। तो इसमें दिया गया मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मतलब सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालना शुरू किया था। पूरा पाषाण काल में मानव अकेटक शिकारी था। पूरा पाषाण काल में मानव अकेटक यानी एक शिकारी था जो शिकार करके अपना भरण पोषण करता था। इलाहाबाद के कोल्डी हवा में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला। इलाहाबाद में पहली बार कोल्डी हवा एक जगह है जहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब है आद्यऐतिहासिक काल। तो आद्यऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य मिले। आद्यऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य दोनों मिले, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि उसकी लिपि इतनी मुश्किल है कि उसे आज तक कोई भी इतिहासकार नहीं पढ़ पाया है। इस काल में सिंधु सभ्यता को रखा गया, और इस काल में सिंधु सभ्यता को रखा गया है मतलब हड़प्पा सभ्यता से, मतलब हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया और इसे आद्यऐतिहासिक काल के रूप में रखा गया। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये एक महत्वपूर्ण काल है, ठीक है। तो इस काल में लिखित सामग्री उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। मतलब इस काल के अंतर्गत लिखित सामग्री अभी पाई गई और जिसे हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं, इतिहासकार उन्हें पढ़ पाने में सक्षम हो पाए। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता, मतलब वैदिक काल की शुरुआत जब से हुई थी और अब तक का समय आता है उसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत यानी सिक्का और अभिलेख विदेशी साहित्य द्वारा मिलती है। इसी काल में भारत के प्रमुख धर्म जैसे बौद्ध जैन धर्मों के साथ साथ 72 अन्य संप्रदायों का विकास। ये एक महत्वपूर्ण काल इसलिए क्योंकि इसी समय जैन और बौद्ध धर्मों का विकास हो रहा था, और इनका ही विकास नहीं हो रहा था, इसके साथ साथ 72 अन्य संप्रदायों का विकास हो रहा था। इसी के बाद द्वितीय नगरीकरण मानी महाजनपद का विकास हुआ। तो अब हम पढ़ने वाले इतिहास के महत्व के बारे में कि इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहला है वर्तमान को समझने में सहायक। इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास का मुख्य उद्देश्य अतीत के प्रकाश में वर्तमान को समझना है। मतलब अतीत में जो घटना घटित हुई उनसे सीखकर हमें अपने आज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इतिहास भूतकाल के अनुभव भूल और कठिनाइयों का दर्शन करता है, वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में दृष्टि प्रदान। मतलब इतिहास में जो अनुभव हमने सीखा, जो हमसे गलतियाँ हुई और जो कठिनाइयाँ हमने फेस की थी इतिहास के अंतर्गत, मतलब जिनका हमने सामना किया था, उन समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि प्रदान। मतलब वैसे ही गलतियाँ हम अपने इतिहास में न करें। जैसे हमने इतिहास में कुछ अच्छी बातें सीखी हैं तो उस चीज़ को हम अपने आज में भी उपयोग करें, और जो जैसे बुरी चीज़ें हैं उसको हमें अपने वर्तमान में ना दोहराएं।
इसलिए वर्तमान को समझने में इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति। इतिहास ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। इतिहास के अध्ययन से छात्र से में कल्पना, तर्क और निर्णय शक्ति की वृद्धि होती। मतलब इतिहास को पढ़ने के बाद मनुष्य इमेजिनेशन की पावर बढ़ती है। तर्क यानी लॉजिकल चीज़ें, ऐसा था, ऐसा नहीं था, इसके पीछे था तो ऐसा क्यों था, इसके कारण क्या, ये सब। और निर्णय मतलब वो अपने खुद के निर्णय ले सकता है। इन सब की शक्ति वृद्धि होती है और इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है और तीनों के बीच में व्यक्ति तालमेल बनाने की कोशिश करता है। इतिहास के अध्ययन से विद्यार्थी अनुभव संचित करता है। इतिहास को पढ़ने से व्यक्ति अनुभव यानी एक्सपीरियंस गेन करता है तथा दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना सीखता है। मतलब जो दूसरों का एक्सपीरियंस होता है वो उनसे भी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और उसे अपने उपयोग में लाता है। उसका मस्तिष्क सतर्क तथा जागरूक हो जाता है। अब इतिहास के अध्ययन से गलत धारणाओं का अंत होता है। मतलब इतिहास के अध्ययन से समाज में प्रचलित गलत धारणाओं का अंत होता है। जैसे इतिहास में बहुत सी मान्यताएं ऐसी थी जो गलत थी, जैसे सती प्रथा हो गई और भी अन्य तरीके की प्रथा है, दास प्रथा हो गई, जिसमें लोगों के साथ दुर्व्यवहार और उनका शोषण किया जाता था। इन गलत धारणाओं का अंत होता है। समाज में कई तरह की कुरीतियाँ थी, वही मतलब जो मैंने बताया, दास प्रथा, सती प्रथा आदि, ठीक है, और अंधविश्वास और बहुत तरीके के अंधविश्वास भी प्रचलित हैं। और इतिहास को पढ़ने से लोगों के बीच में ये कुरीतियाँ तथा अंधविश्वासों में कमी आती है और लोग एक समझने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे लोग ये मान्यता लिए होते कि ऐसा सदियों से होता आ रहा है। इसलिए इतिहास को अगर व्यक्ति पढ़ता है तो उसके अध्ययन से व्यक्ति गलत चीज़ों का सामना करता है और उसको हटाने की कोशिश करना है और उन गलत धारणाओं का अंत करने की कोशिश करता है। चौथा है भविष्य का निर्माण इतिहास की नींव। इतिहास को लोकप्रिय बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य का निर्माण इतिहास की नींव पर ही होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इतिहास में जो हमने गलतियाँ की हैं हम उसको आने वाले समय में ना दोहराएं, ठीक है। और जो हमने इतिहास में महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी हैं, अच्छी बातें सीखी, उसका हम अपने वर्तमान में और अपने आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकें। इसलिए भविष्य का निर्माण इतिहास की नींव पर है। छठा है आत्मज्ञान का साधन। इतिहास आत्मज्ञान का साधन मतलब इतिहास से व्यक्ति आत्मज्ञान यानी खुद से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वो स्वयं को जान सकता है, वो अपने व्यक्तित्व के बारे में जान सकता है। अर्थात स्वयं को जानने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य ये जाने कि वह क्या, मतलब इतिहास को पढ़ने के बाद व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान के बारे में जान सकता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है इत्यादि। सातवां है सांस्कृतिक महत्व। इतिहास के द्वारा विश्व की तथा अन्य अतीतकालीन गौरवपूर्ण संस्कृति तथा सभ्यता का परिचय तो मिलता है, साथ ही साथ उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के दर्शन भी होते हैं। मतलब हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उस इतिहास में जो भी समाज होगा हम उस समाज के सामाजिक मान्यताओं, आर्थिक नीतियों और राजनीतिक व्यवस्था के दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनके गुण के अध्ययन से हम अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान पा सकेंगे। मतलब उनके क्या गुण थे, वो समस्याओं को कैसे सोल्व करते थे, उनके साइंटिफिक रीजन क्या थे, उनको अपनी कोशिश करेंगे। आठवां है नैतिक महत्व। इतिहास के अध्ययन का नैतिक महत्व भी है। इतिहास के अध्ययन से बालकों के नैतिक आचरण का सृजन होता है। इतिहास महान पुरुषों के त्याग और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। आपने देखा होगा इतिहास में बहुत से ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपने बलिदान और उनकी गाथाओं के बारे में पढ़ा हुआ है। जैसे अशोक सम्राट हो गए, महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, नेहरू जी हो गए, बहुत सारे। तो हमारा पूरा इतिहास ऐसे महान पुरुष से भरा पड़ा। तो इतिहास हमें इन पुरुषों के बलिदान और गाथाओं के बारे में बताता है और इन पुरुषों के आदर्शों को सीखने और उनसे अवगत होने का अवसर मिलता है और उनके चरित्र निर्माण में सहायक होता है और हम उनके चरित्र को देखकर उनकी अच्छी बातों को अपने ऊपर भी लागू कर सकें। नौवां है प्रेरणाप्रद। इतिहास प्रेरणाप्रद होता है
क्योंकि इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और अतीत की घटना हमेशा ही भविष्य के लिए प्रेरणा देने वाली होती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।